हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यालय। तो हम आज से स्टार्ट करेंगे आपकी प्रिपरेशन एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए। तो जैसे आप सभी को पता है कि आपकी जो डेट्स हैं वो टेंटेटिव डेट्स इश्यू हो चुकी हैं, है ना। तो 30 जून को आपका एग्जाम है, ठीक। तो फिलहाल जो डेट आपका टेंटेटिव है उसके अकॉर्डिंग 30 जून 2024 को आपका एग्ज़ाम होना है। तो इसके लिए हमारे पास जो प्रिपरेशन है मैथ से रिलेटेड हम प्रिपरेशन करेंगे, और इसमें याद रखना है कि आपका 3 सेक्शंस पे हम काम करेंगे। 3 सेक्शन का मतलब मेरा है मैथ से रिलेटेड जो भी पेपर आपका कंप्लीट पेपर आएगा, यानी एक तो मैथ्स वाला पोर्शन है, उसमें आप सभी जानते हैं। इससे पहले जो जनरल पोर्शन होगा, जनरल पोर्शन का मतलब जो कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट, ठीक। और उसके बाद जो मैथ्स वाली जो फिजिक्स है, मैथ से रिलेटेड जो फिजिक्स आपका सिलेबस में दिया हुआ है उस पर भी हम बात करेंगे। यानी हमें 3 जो टॉपिक्स हैं इनको कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस आपका कवर होगा, ठीक। और आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट कर दी जाएगी इसी में। डन। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि इस चैनल पे बने रहना है, और अगर आपको लगता है कि ये जो चीज़ है आपके लिए हेल्पफुल है तो रेगुलरली बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे रेगुलरली आपको वीडियोस अपलोड की जाएंगी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम अपने सिलेबस यानी कि मैथ से आगे बढ़ेंगे, है ना। तो इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा आज का वो है सेट। तो सेट्स पे हम काम करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तरीका क्या रहेगा कि एक्सप्लेनेशन रहेगा टॉपिक का, कि क्या टॉपिक है क्या नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होंगे, कई एस्पिरेंट ऐसे भी होंगे जिनने शायद 11th 12th पे उतना काम ना करा हो। 10th तक काम किया हुआ है, अच्छी बात है, बट ये सिलेबस तो है थोड़ा सा वास्ट है ना। ये थोड़ा दूर तक, ये बीएससी लेवल तक जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा किसी भी टॉपिक को। उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे हम काम करेंगे, ठीक। और पीवाईक्यूज पे हम थोड़ा सा काम करेंगे उसी पर्टिकुलर टॉपिक के। तो पहला काम हमारा होगा कि टॉपिक को कंप्लीट करना, टॉपिक को हमें समझाना है कि कहाँ पे क्या होता है, ठीक। तो आज की कहानी है सेट्स, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। तो सेट को जानने से पहले एक छोटा सा टर्म समझते हैं, कलेक्शन। कलेक्शन कलेक्शन का मतलब होता है बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स, आप जैसे अपने हिसाब से कहना चाहें, ठीक। तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट में आपने क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे जैसे आप सभी बनाते हैं, प्लेलिस्ट बनाते हैं अपने, ठीक। सॉन्ग्स की हो गया, आपने कलेक्ट करे बुक्स हो गया, या नोटबुक जो भी आप बनाते हैं, ठीक। तो इस तरह का जो कलेक्शन है, कलेक्शन का मतलब हो गया सिंपली ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी हमने एक समझ लो कि एक बॉक्स बनाया हुआ है, इस बॉक्स में हम उसी तरह की चीजें डाल रहे हैं, जैसे कभी सॉन्ग्स का कलेक्शन हो गया, इसमें बुक्स हो गई, नोटबुक्स हो गई, एंड एनी अदर थिंग, है ना। तो कोई कलेक्शन जो है इन फ्यूचर सेट बन जाता है। याद रखना है कि ये कलेक्शन ही इन फ्यूचर क्या बनता है, सेट बनता है। यानी सेट बनने के लिए पहले हमारे पास होना चाहिए कलेक्शन, और ये कलेक्शन सेट बनेगा या नहीं बनेगा वो डिपेंड करता है इसकी कंडीशंस पर। जैसे कि आपका अभी आपको पता है कि आप सभी प्रिपेयर कर रहे हैं मैथमेटिक्स के लिए, एलटी ग्रेड के लिए, ठीक। तो सभी का सिलेक्शन जो प्रिपेयर कर रहा है वो सभी का सिलेक्शन हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो जैसे कि आपने फिल्टर लगाने पड़ेंगे कि आपको अगर अभी आप एस्पिरेंट्स हैं, आपको अगर एल्टीग्रेड क्रैक करना है यानी कि टीचर बनने हैं, तो एस्पिरेंट से लेके टीचर बनने तक का जो सफर है इसमें आपके कुछ फिल्टर लगाने पड़ेंगे आपको, है ना। पहला फिल्टर क्या है, डेली प्रैक्टिस, ठीक। और दूसरा फिल्टर है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, विद्यालय से पढ़ना है, ठीक। तो ये तो खैर मजाक की बात हो गई। तो ये कहानी क्या है, सेम कंडीशन कलेक्शन के साथ भी है। कलेक्शन विल बिकम सेट इफ इट विल पास थ्रू टू गिवन फिल्टर्स। तो पहला फिल्टर का मतलब यहाँ पे है कि पहली चीज यानी कि वो कलेक्शन में किस तरह की चीज होनी चाहिए। कलेक्शन में पहला क्या होना चाहिए आपका, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होनी चाहिए। ऐसे एलिमेंट होने चाहिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट, आपका डिस्टिंक्ट होंगे तभी वो आपका कलेक्शन पास होगा कि ये सेट बन सकता है। अभी भी बनेगा नहीं, अभी आपका कंडीशन और है इसमें। तो डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग होना। जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे आपने लिखा A, 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 B, C, ये आपने एक सेट बनाने की कोशिश की, ये कलेक्शन है बेसिकली। अभी अभी कलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी सेट बनेगा या नहीं बनेगा वो हमारा डिपेंड करता है कि आपका पहली जो चीज है, यानी पहला फिल्टर क्या था हमारा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए थे इसमें। तो यहाँ ए 3 बार रिपीट हो गया, डजेंट मैटर कि हाउ मेनी टाइम्स यू हैव द क्वांटिटी, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि आपका वो चीज आपके पास है या नहीं है, एटलीस्ट एक बार होनी चाहिए। तो यानी कि इसका जो सही फॉर्मेट है लिखने का वो क्या होना चाहिए
ए कॉमा बी कॉमा सी। भले ही ए आपके पास 3 बार है, 10 बार है, 20 बार है, 100 बार है, आपको उसको उतनी बार लिखना नहीं है। सेट को लिखने के लिए आपने क्या करना है, उसको सिर्फ आपके पास जितनी बार भी वो एलिमेंट है या वो ऑब्जेक्ट है उसको आपने लिख देना है कि ये चीज मेरे पास है, दैट इज ए बी सी। ठीक है, ये सही तरीका हो गया इसका। तो ये जो चीज है ये सेट बन जाएगा, है ना। यानी कि ये सेट बनने के लिए अब तैयार है। तो ध्यान देना है कि पहली कंडीशन क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने के लिए ये कंडीशन है, ठीक। तो दूसरा आपका जो कलेक्शन है ना वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। कलेक्शन को क्या होना पड़ेगा, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है, सिंपल है, वेल डिफाइंड का मायने है कि देयर इज नो कंफ्यूजन वेदर द एनी एलिमेंट विल इंक्लूड और एक्सक्लूड। यानी कि सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि कोई एलिमेंट आपका सेट में आएगा या नहीं आएगा, कलेक्शन में आएगा या नहीं आएगा, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। यानी वेल डिफाइंड से हमारा मतलब है कंफ्यूजन फ्री, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, जल्दी से समझते हैं इसको कि कंफ्यूजन फ्री का मतलब मेरा क्या है। जैसे सपोज करो आपकी एक क्लास है, आप एक क्लास ले रहे हैं, क्लास 10th के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप क्लास 10th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इसमें से आप क्या कहते हैं कि आपका बैकग्राउंड मैथ से रिलेटेड है, तो आपने टॉप 5 बच्चे उठा लिए क्लास 10th के, ठीक। ऐसे आपने कोई फिजिक्स वाले टीचर है, फिजिक्स टीचर ने आपका 5 बच्चे फिर उठा लिए बाद में आके, है ना, क्लास के बाद। तो टॉप 5 बच्चों का सिलेक्शन चल रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में, मान लिया इस तरह से। तो अगर कोई टीचर मैथ्स से रिलेटेड है तो वो उन बच्चों को देखेगा जो मैथ्स में अच्छे हैं पढ़ने में, है ना। ऑब्वियस है, ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आपका 5 बच्चे आप मैथ्स से रिलेटेड उठा लेंगे, या आपका डिपेंड करता है किस पे बेस पे। ऐसे फिजिक्स वाले वो फिजिक्स वाले जो अच्छे होंगे बच्चे उनको आपका आगे बढ़ाएंगे, ठीक। ऐसी केमिस्ट्री में तो हुआ क्या, इन तीनों में जब हम बात करें तो बहुत रेयर है कि ये 5 बच्चे सेम हो सबके लिए। इसके लिए बच्चे अलग होंगे, इसके लिए बच्चे अलग होंगे, इसके लिए बच्चे अलग होंगे, यानी कि मैथ्स में अलग, फिजिक्स में अलग, केमिस्ट्री में अलग। इसका मतलब क्या है कि सामने जो ऑब्जेक्ट हमने रखा, यानी सिलेक्शन का जो हमने क्राइटेरिया रखा, हमने कहा था कि हमारा जो स्टेटमेंट था वो क्या था, टॉप 5 स्टूडेंट्स, है ना। तो टॉप 5 अगर स्टूडेंट्स था स्टेटमेंट, तो उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैथ्स में अलग बच्चे आ गए, फिजिक्स में अलग बच्चे आ गए, केमिस्ट्री में अलग बच्चे आ गए। तो यानी कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये चेंज दे रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट चेंज करने में, सामने जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो चेंज करने में यहाँ आपका एलिमेंट चेंज हो जा रहे हैं, तो इसको हम वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो गया फिर, जिसमें आपका कंफ्यूजन ना हो कि कौन बच्चा आएगा कौन बच्चा नहीं आएगा। जैसे सपोज करो कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज ऑफ योर क्लास, तो अगर बच्चे मान लो 30 हैं किसी क्लास में और 15 बॉयज हैं 15 गर्ल्स हैं, तो अगर आपने ये स्टेटमेंट बोला, आप मैथ्स से रिलेटेड टीचर हैं, आपने बोल दिया कि सारे के सारे बच्चे जो बॉयज हैं वो सामने आ जाएं प्लीज, है ना। तो होगा क्या, जितने बॉयज होंगे आपकी क्लास में वो सारे के सारे सामने आ जाएंगे, ठीक है। सेम स्टेटमेंट अगर फिजिक्स वाले टीचर बोलते वही बच्चे सामने आएंगे, कोई नया बच्चा नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। यानी ये स्टेटमेंट जो है, इस बार मैंने जो ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास का, ये क्या है, वेल डिफाइंड है, ठीक है। यहाँ तक शायद मेरे ख्याल से चीज समझ आ गई हो आपको, ठीक। नहीं आई है तो आप मुझे वापस से एक बार इसको रिपीट कर देख लेना, नहीं तो मुझे बता देना, ठीक है। और कोई चीज समझ ना आए तो कमेंट कर देना प्लीज, है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब सेट जो है, सॉरी कलेक्शन जो है वो क्या बन चुका है, सेट बन चुका है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। कलेक्शन हमने क्या बना दिया, सेट बना दिया, और 2 फिल्टर्स लगा दिए थे इसमें। वो 2 फिल्टर क्या है आप जानते हैं उनको, ठीक है। एक डिस्टिंगनेस है और दूसरा आपका वेल डिफाइंड है। तो ये आपको सभी को पता है कि सेट की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, a well defined collection of distinct elements called set, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। वेल डिफाइंड, यहाँ पे देखिए ये जो 2 टर्म थे, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट, इन दोनों पे फोकस करना है, ये तो हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक सेट बनेगा। तो एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट बट एवरी सेट इज अ कलेक्शन, क्योंकि आपका कलेक्शन है तभी वो क्या बन सकता है, सेट बन सकता है, वो भी 2 फिल्टर्स लगने के बाद, ठीक। यहाँ तक हमें समझ आ गया शायद। तो यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन होता है, होता क्या है कि जो कोई सेट है, तो कोई सेट को हमें अगर रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं ना, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी कॉमा कैपिटल सी एक्सेट्रा, ठीक। ये तो हम जानते हैं, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ याद रखना है आपने कि जो पेपर होता है, जो आपका
सिलेक्शन होता है वो डिपेंड करता है किस पर, कि आप इजी क्वेश्चन तो नहीं छोड़ के आ गए, या आप इजी क्वेश्चन तो गलत करके नहीं आ गए, क्योंकि टफ तो सभी के लिए टफ है, यकीन मानिए। तो हमारा जो सिलेक्शन रुकेगा या सिलेक्शन आपका होगा वो किस पे डिपेंड करता है कि हम इजी क्वेश्चंस को सही तरीके से करके आए नहीं आए, मतलब उनको तो गलत नहीं कर दिया है। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि आपका कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं मायने रखते हैं, ठीक है, तो आप इसको स्किप ना करें। दूसरा, सेट कैपिटल लेटर से दिखाए जाते हैं और इनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, जो कि कौन है, ए कॉमा बी कॉमा सी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, ठीक है, डिपेंड करता है। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया शायद, मेरे ख्याल से कलेक्शन क्या है, सेट क्या है, वो सारी चीजें हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं मेरे ख्याल से, है ना, कर पा रहे हैं। चलो जी आगे बढ़े। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ पहला, कि टॉप कलेक्शन ऑफ टॉप 10 क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया के टॉप 10 क्रिकेटर्स का कलेक्शन चाह रहे है ना, तो ये सेट बनेगा या नहीं बनेगा, ये आपने बताना है कि ये बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक। दूसरा, ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दो एग्जांपल ही दे रहा हूं अभी फिलहाल, बाकी आप डिसाइड करेंगे अपने हिसाब से, ठीक। तो देखो टॉप 10 क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, टॉप ये जो है ना, ये प्रॉब्लम कर रहा है, क्यों, क्योंकि टॉप 10 का मतलब क्या हो गया ना, अगर आप यहाँ पे 3 लोगों से पूछते हैं यही चीज, जैसे आपसे पहले से पूछ लिया आपने टॉप 10 क्रिकेटर्स बताओ अपने, तो उसके 10 क्रिकेटर, इसके 10 क्रिकेटर और तीसरे के 10 क्रिकेटर बिल्कुल अलग अलग होंगे, इसमें से कोई कॉमन हो सकता है एक आध, बट ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे कॉमन हो जाए। तो यहाँ प्रॉब्लम हो गई, यानी कि यहाँ आपका क्या हो रहा है, पर्सन चेंज करते ही एलिमेंट चेंज हो जा रहे हैं, वेरिएशन आ रहे हैं, जैसी वेरिएशन आएंगे तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, और वेल डिफाइंड नहीं है तो ये क्या नहीं बनेगा, सेट नहीं बनेगा, ठीक है। तो पहली चीज हमें समझ आ गई होगी। दूसरा, ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया, कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया, यानी कि सारी की सारी रिवर्स जो है इंडिया की, उसको अगर हम बात करें कलेक्ट कर लें, तो मान लो सपोज करो इंडिया में 10 रिवर्स हैं, सपोज, है ना, तो 10 रिवर्स है तो सभी के लिए 10 ही रिवर्स हैं। अब ये जिसको नहीं पता वो बात तो अलग हो जाएगी ना। यहाँ पे अगर मैं मान लो 3 लोगों से पूछता हूँ, पहला भी 10 ही आंसर देगा, दूसरा भी के पास भी 10 होंगे, तीसरे के पास भी 10 होंगे, तो सबके लिए जब सेम आंसर आना शुरू हो जाता है तो वेल डिफाइंड होता है और वो क्या बना देगा, सेट बना देगा, ठीक है। चलो इतना समझ आ गया, क्लियर है जी यहाँ तक, ठीक है। तो हमने सीख लिया है कि सेट किसे कहते हैं हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। अब रिप्रेजेंटेशन है, किसी सेट का रिप्रेजेंटेशन, कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो रिप्रेजेंटेशन यहाँ दो तरह का होता है। पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म, ठीक, रोस्टर फॉर्म को कहता है, टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं और लिस्टिंग फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक। और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या है वो समझते हैं पहले जल्दी से। रोस्टर फॉर्म का मतलब है कि आपने एलिमेंट्स को कॉमा में लिखना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गई। ये पहली फॉर्म कौन सी हो गई, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इसको हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं जब आपका एलिमेंट्स को हम कॉमा में लिख देते हैं, यानी कि सारे एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं और कॉमा में लिख लेते हैं, तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक। दूसरा, अगर इसी को मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये क्या बनेगा, मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, देखो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, यानी कि यहाँ किस तरह के एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट आपका नेचुरल नंबर टाइप के हैं, तो मैंने एक्स बिलोंग्स टू कहाँ कह दिया, एन कह दिया, ये बिलोंग्स टू का साइन है, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू एन। और क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, अगर मैं यहीं पे क्लोज कर दूं तो ये आपका सारे के सारे नेचुरल नंबर को कंटेन कर लेगा, तो मैंने कहा कि एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। तो बस ये आपका ये सेट और ये सेट आइडेंटिकल है, दोनों के दोनों सेट सेम है, बस रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज समझते हैं कि होता क्या है, ये नंबर सिस्टम के बारे में ध्यान देना है कि आपका देखो सेट मैंने आपको बता दिया है कि जो सभी के लिए एक जैसा है। जैसे सपोज करो नेचुरल नंबर्स अगर बात करूं, तो जिन जिनको पता है नेचुरल नंबर्स कौन है, तो नेचुरल नंबर आपका कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, 1 से 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक। तो ऐसी होल नंबर्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो सबके लिए आइडेंटिकल है ना, तो ये भी सेट फॉर्म करते हैं। तो हमारे जो सिस्टम है जिसमें आपका नंबर सिस्टम, उसके अंदर कितने सेट्स हैं, तो पहला आपका रियल नंबर, रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक। तो ये पहला सेट हो गया हमारा सबसे बड़ा सेट फिलहाल।
ठीक। और दूसरा, इसके दो हिस्से हैं आपके पास, रैशनल नंबर हो गया और इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो रैशनल नंबर को ना हम किससे डिनोट कर देते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक, और इरेशनल नंबर को हम टी से डिनोट करते हैं। ठीक, इसका कम है यूज, बट इसको टी से डिनोट कर सकते हैं। दूसरा, इसके तीन फर्दर फैमिली है। पहली फैमिली में आपका कौन आता है, ये आता है इंटीजर्स। पहला मेंबर जो है फैमिली का वो है इंटीजर्स। ठीक है, और इंटीजर्स को हम या तो आई से डिनोट करते हैं या जेड से डिनोट करते हैं, और इसमें सारे के सारे कंप्लीट नंबर आएंगे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। कंप्लीट नंबर, बस कंप्लीट नंबर का मतलब हो गया जो कंप्लीटली, यानी जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1, -100, -200, 0, सारे के सारे आ जाएंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, और डब्ल्यू में कौन कहाँ से स्टार्ट होगी कहानी, 0 से स्टार्ट होगी, ये भी कंप्लीट नंबर के साथ चलता है। और फिर आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर भी सॉरी एन से स्टार्ट करेंगे, और इसमें भी कंप्लीट नंबर आएंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये जो तीन चीजें हैं, तीन नंबर्स लास्ट में मैंने बताया आपको, ये बेसिकली किसको कंटेन करते हैं, ये करते हैं कंप्लीट नंबर को कंटेन करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ सिर्फ आपका कंप्लीट नंबर आएंगे, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं देखेंगे। जैसे 1.2 आपका इनमें से किसी में नहीं आएगा, 1.7, 2.5, 2.3 इनमें से कहीं नहीं आएगा। ठीक है, तो ये याद रखने की बात है कि आपका इतने हमारे पास वेल नोन सेट्स हैं। कौन कौन हो गया, रियल नंबर हो गया जिसको हम आर से डिनोट करेंगे। तो कहीं पे मैंने लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू r, तो उसका मतलब है कि वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। दूसरा, x बिलोंग्स टू q लिखते ही समझ जाना कि रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की डेफिनेशन आप सभी को पता होगी, जिसको नहीं पता होगी तो कमेंट करेगा प्लीज, मैं समझाऊंगा। ठीक है, इंटीजर्स की बात करें तो i और z उसका रिप्रेजेंटेशन है। z ज्यादा फेमस है बड़ी क्लासेस के लिए। उसके बाद आगे बढ़े तो w होल नंबर के लिए यूज हो जाता है, n आपका नेचुरल नंबर के लिए यूज हो जाता है। तो ये आपका सेट के अंदर जो हम रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन दो प्रकार का है, एक है रोस्टर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। और लेकिन रोस्टर फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं, जितने एलिमेंट्स हमारे पास है उनके इन बिटवीन हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगा देते हैं उनको सेपरेट करने के लिए। जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में ये तरीका है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म का। ठीक, अब हमने ये सिस्टम पढ़ लिया कि आपका नंबर सिस्टम में जो सेट्स है हमारे पास वो किस तरह के हैं, कौन कौन है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया है। आगे बढ़े, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा। ठीक है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में तुम्हें ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है, एक्स सच दैट। फिर यहाँ पे आप टाइप डिसाइड करो कि एक्स तो एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, एक डिनोट कर रहा है कि कौन है एक्स। तो एक्स मान लो बिलोंग कर रहा है एन को, तो मैंने कह दिया कि आपका ये टाइप हो गया है ना। अब ये क्या करेगा, रूल को फॉलो करेगा कि क्या होना चाहिए, एक्स छोटा होना चाहिए 10 से। तो ये क्या बन गया, रूल बन गया हमारा। तो टाइप मतलब ये कहाँ रहता है एलिमेंट, और रूल मतलब है कि वो किस तरह की कंडीशंस को फॉलो करेगा। तो इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो रोस्टर फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन, कहाँ तक, 9 तक। ठीक, तो ये रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक, इतना समझ आ गया। चलो तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की। टाइप्स ऑफ सेट्स, तो देखो कि सेट है हमारे पास, अब सेट हमें समझ आ गया, तो सेट को डिनोट कर, यानी कि सेट को आपका क्लासिफाई करना है आज कि सेट कितने टाइप का हो सकता है, क्या क्या बात हो सकती है सेट में। तो कुछ बेसिक टाइप्स की हम बात करेंगे यहाँ पे। जैसे पहला है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का मतलब हो गया कि एक ऐसे सेट की हमने फॉर्मेशन कर ली है, सारी कंडीशंस फॉलो कर रहा है वो सेट से रिलेटेड, बट उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल, ए अगर मान लो मैंने कुछ ऐसा बना दिया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लेस देन 1, तो आप समझ पा रहे होंगे कि x बिलोंग्स टू n तक तो ठीक था, लेकिन x लेस देन 1 हो गया, तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो आपका 1 से छोटा हो, तो ये इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो कोई एलिमेंट जब नहीं आता ना, तो उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट कहते हैं। इसके दो रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली, एक बार आप करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर लो, और दूसरा रिप्रेजेंटेशन है 5। ठीक, ये दो तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो एम्प्टी सेट के दो और नाम है हमारे पास, एक है नल सेट और दूसरा नाम है इसका क्या, वॉइड सेट। ठीक, तो ये इसी के
दूसरे नाम है। तो कभी कभी इस तरह से भी पूछ सकता है कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन बन गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट। ठीक है, कौन इसमें से एम्प्टी सेट है कौन नहीं है, ये आपको सेलेक्ट करना होगा। तो पहला क्वेश्चन सपोज करो ये बन गया कि x such that x belongs to R, x less than 1। दूसरा बन गया मान लो x such that x belongs to Z, x lies between 1 and 2। तीसरा मान लो क्वेश्चन बन गया x such that x belongs to n नेचुरल नंबर यानी x greater than 2। और तीसरा लास्ट ऑप्शन x such that x belongs to W, x less than 1। तो ये चार ऑप्शन बन गए और पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी। इनमें से एम्प्टी सेट कौन है। तो एम्प्टी सेट होने के लिए उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब सेलेक्ट कर लेते, जल्दी से बता देंगे आप लोगों का शायद मेरे ख्याल से आंसर आ चुका होगा। पहले वाले को अगर हम देखें तो पहले वाले में क्या प्रॉब्लम है, x बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल नंबर, और रियल नंबर जो है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी सब कुछ होता है, इंक्लूडिंग रैशनल इरेशनल एवरीथिंग। करेक्ट। तो एक से छोटे में यहाँ इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। कितने नंबर होने वाले हैं यहाँ, इनफाइनाइट नंबर। तो इसका मतलब ये एम्प्टी तो नहीं है, ये गलत हो गया क्योंकि इसके पास तो इनफाइनाइट नंबर हो गए। फिर उसके बाद तीसरे वाले को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। तीसरा वाला क्या कहता है कि आपका नंबर चाहिए उसको नेचुरल नंबर, और वो क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। 2 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन कौन हो गए, 3 4 5 एवरीथिंग, है ना। तो इसके पास भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो ये भी आपका एम्प्टी सेट नहीं हो सकता। चौथे वाले के पास आ जाओ जल्दी से, x बिलोंग्स टू w और x लेस देन 1। तो लेस देन 1 में जो होल नंबर है वो कौन होता है, 0। इसके पास कौन आएगा, 0। इसके पास एक एलिमेंट होगा जो कि कौन है, 0 है। करेक्ट। तो इसके पास एटलीस्ट एक एलिमेंट है, इसके पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स थे। लेकिन यहाँ आ जाओ सेकंड वाले ऑप्शन में, सेकंड वाले ऑप्शन में आप आते हैं तो x बिलोंग्स टू z लाइज बिटवीन 1 to 2, यानी कि नेचुरल सॉरी कौन इंटीजर्स तो होने चाहिए लेकिन 1 और 2 के बीच, और 1 और 2 के बीच तो कोई इंटीजर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि 1 और 2 के बीच तो डेसिमल में मिलेंगे ना नंबर, 1.2 1.3 1.7 इस तरह के, तो वो इंटीजर नहीं होते। इसका मतलब ये कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है। समझ आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इजी क्वेश्चन ही हमारा पेपर यानी हमारा जो सिलेक्शन है उसको या तो सिलेक्शन में हमारी मदद करते हैं या हम रिजेक्ट हो जाते हैं। क्या कारण है, सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चन ही उसका एकमात्र कारण है। ठीक है, चलिए जी, यहाँ तक हमें समझ आ गया कि एम्प्टी सेट किसे कहते हैं, वॉइड सेट किसे कहते हैं, नल सेट किसे कहते हैं। वो तीनों एक ही नाम है और इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का है। ठीक है, ये हम समझ जाएंगे। नेक्स्ट पे आता है अगला टर्म। अब दूसरे टाइप की बात कर लेते हैं। दूसरा टाइप हमारे पास क्या है, जल्दी से आओ। दूसरा टाइप है हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट। तो नॉन एम्प्टी सेट क्या कह रहे हैं, आप सभी को समझ आ गया होगा, जो कि एम्प्टी नहीं है। तो एम्प्टी की डेफिनेशन अगर आपको पता है तो नॉन एम्प्टी की भी आपको पता है ना। आप बोल देंगे कि विच सेट इज नॉट एम्प्टी, दैट्स इट। या इट हैज एटलीस्ट कितने एलिमेंट होने चाहिए बताओ, इसके पास कम से कम एटलीस्ट 1 एलिमेंट। एटलीस्ट का मतलब हो गया यहाँ पे कम से कम। ठीक, यानी एक एलिमेंट तो ये कंटेन करना ही करना चाहिए, इससे ज्यादा इसके पास एलिमेंट हो सकते हैं तो ये नॉन एम्प्टी सेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल भी बना सकते हैं। ए से क्या बना सकते हैं, देखिए एक्स जेड एक्स बिलोंग्स टू एन और एक्स लेस देन 2। ऐसी बी आपने एक सेट बना दिया, एक्स जेड एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू और एक्स लेस देन 10। ऐसे ही आपका कई सारे एलिमेंट बना सकते हैं, कई सारे सेट बना सकते हैं जो आपका, जैसे इसको देखोगे आप तो इसमें कौन आएगा, सिर्फ 1 आएगा अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो। और इसमें आप देखोगे तो कौन कौन आएगा, 0 1 से लेके 9 तक की कहानी पूरी आएगी, यानी कि सारे डिजिट्स आ गए। करेक्ट। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, नॉन एम्प्टी सेट हो गए। और भी एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। ठीक, तो अगले टाइप पे आता हूँ। अगला टाइप का नाम है मेरा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट ये एक साथ है। ठीक है, सिंगलटन सेट। तो अब इसका दुख तो हमें इसके नाम पे ही झलक रहा है ना, सिंगल, बताओ है कि नहीं। ठीक, तो इसके नाम से इस पता चल रहा है कि आपका किस तरह का सेट है। इसके पास एग्जैक्टली
एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, यानी कि ये सिर्फ कितने एलिमेंट्स को कंटेन करता है बताओ, ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक एलिमेंट को कंटेन करता है। यानी अगर कोई सेट मैंने, जैसे ये फर्स्ट वाला था, देखो कितने एलिमेंट है इसमें, एक एलिमेंट है, तो कोई एक एलिमेंट वाला कोई भी सेट होगा, जैसे ये बी हो गया मान लो, या कोई हमने ए को कंटेन करा दिया, ये कई सेट हो गए, ये मान लिया बी है ये सेट, ये सी सेट है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो सेट है हमने, ये इनको हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट, नाम ही इसका क्या है, सिंगलटन सेट, है ना। तो इसकी प्रॉब्लम तो इसके नाम पे ही है, समझ आ गया था, ठीक। इसके नाम से पता चल जा रहा है कि ये कैसा सेट है। चलो आगे बढ़े, तो उसके बाद आता है अगला फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का मतलब क्या है ना, यहाँ पे एक चीज समझनी है आपने, फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि जिसके पास लिमिटेड एलिमेंट्स हो, क्या हो, लिमिटेड एलिमेंट्स। लिमिटेड एलिमेंट्स हैं तो फाइनाइट हो गया, अदरवाइज इनफाइनाइट हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये कह दिया, इस ये जो ए है और ये जो बी है, ये ए और बी में ये कैसे सेट है, तो ये फाइनाइट सेट में भी काउंट हो जाएंगे। नॉन एम्प्टी तो है ही है, बट ये किसमें भी काउंट हो जाएंगे, फाइनाइट सेट में। फाइनाइट सेट में क्यों काउंट होंगे, क्योंकि इसके पास कितने हैं, लिमिटेड एलिमेंट्स हैं, इनके पास गिने चुने एलिमेंट्स हैं, करेक्ट। तो फाइनाइट सेट मतलब हो गया जिसके पास लिमिटेड एलिमेंट होंगे, ठीक। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आई थिंक। अगला आ जाओ इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या हो गया, जिसके पास अनलिमिटेड एलिमेंट्स हैं। जो हमारे पास सेट है ना इससे पहले, यानी कि ऑल द सेट्स बिलोंग्स टू नंबर सिस्टम आर इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल रियल नंबर इनफाइनाइट सेट है, रैशनल नंबर इनफाइनाइट सेट है, इरेशनल नंबर इनफाइनाइट सेट है, कौन इंटीजर्स हो गया, होल नंबर्स हो गया, नेचुरल नंबर्स हो गया, ये सारे के सारे कैसे सेट है, इनफाइनाइट सेट है। और दूसरा फाइनाइट सेट में मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, सेट ऑफ अल्फाबेट्स, ठीक है, सेट ऑफ अल्फाबेट। तो यानी यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ मैं आपका, अल्फाबेट्स कितने होते हैं हमारे पास, जल्दी से बता दो कोई। अल्फाबेट होते हैं 26 मेरे ख्याल से ना, अगर किसी को नहीं आता तो चुपचाप से बता देना, ठीक, मतलब यहाँ से देख के बता देना 26, मजाक कर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फाइनाइट सेट हमें समझ आ गया, इनफाइनाइट सेट हमें समझ आ गया, सिंगलटन, नॉन एम्प्टी, एम्प्टी, एवरीथिंग वी नो नाउ, है ना। अब बात करते हैं इससे आगे यानी अब थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है कार्डिनल नंबर, ठीक। तो कार्डिनल नंबर की बात करेंगे अब, ठीक है। कार्डिनल नंबर, ये बड़ा फेमस सा टर्म है, कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट से मतलब है इसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट डिनोट कार्डिनल नंबर या कार्डिनैलिटी। इसी को हम क्या भी कहते हैं, कार्डिनैलिटी भी कह देते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो एक सेट है हमारे पास जिसके पास एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा सेट है बी जिसके पास एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी। तो हम कहेंगे कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3। कार्डिनैलिटी को इस तरह से दिखाते हैं, मॉड ऑफ ए कह सकते हो आप सिंपली, या एन ऑफ ए से डिनोट कर देते हैं, एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट इज इक्वल टू क्या, कार्डिनैलिटी। यानी कि कार्डिनैलिटी कौन है, क्या रिप्रेजेंट करती है, कार्डिनैलिटी इज अ नंबर विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, ठीक। दूसरा कार्डिनैलिटी ऑफ बी कोई पूछे तो वो भी कितना है, 3 है, जिसको हम क्या भी कह सकते हैं, एन ऑफ बी भी कह सकते हैं, इजंट इट। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा कि कार्डिनल नंबर किसे कहते हैं, वो आपका क्लियर है। कार्डिनल नंबर मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, ज्यादा आप इस पर परेशान नहीं होंगे, ठीक। तो कार्डिनल नंबर फिलहाल हम किसके लिए डिफाइन कर सकते हैं, सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इनफाइनाइट सेट में तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इनफाइनाइट सेट में बाद में आप पढ़ते हैं इन फ्यूचर कि नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी एल एफ नॉट होती है और रियल नंबर की कंटिन्यूम होती है, बट ये थोड़ा सा ऊपर की बात है, बाद में कभी डिस्कस करेंगे इनको डिटेल में, ठीक। तो फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में जानते हैं, कार्डिनैलिटी के बारे में। हम जानते हैं फाइनाइट सेट के बारे में। फाइनाइट सेट का मतलब जिसके पास लिमिटेड एलिमेंट्स हैं, लिमिटेड एलिमेंट है तो हम बता सकते हैं कि कितने एलिमेंट है उसके पास, ठीक। जैसे व्हाट विल बी द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ऑफ अल्फाबेट्स, तो कितने हो जाएगा आंसर, 26 हो जाएगा,